प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर है 2। और ये जो सेकंड बुक का है उसका चैप्टर 2 है और हमारे चैप्टर का नेम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। चलिए आइए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था क्या होता है। सामाजिक घटना अथवा प्रक्रियाओं का अर्थ विषमताओं में ही साफ उभर कर आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पन्ने पर लिखे गए अक्षर जिसे आप पढ़ रहे हैं सुवाच्य है क्योंकि वे पृष्ठभूमि की विषमता में हैं। ठीक इसी प्रकार एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन अर्थ ग्रहण करता है। निरंतरता की पृष्ठभूमि में अथवा परिवर्तन के अभाव में यह अजीब लग सकता है, परंतु परिवर्तन एक संकल्पना के रूप में तभी अर्थवान लगता है जब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो बदलती नहीं है ताकि वे साम्य तथा वैषम्य की संभावना दिखा सके। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है जो सुस्थापित सामाजिक प्रणालियां परिवर्तन का प्रतिरोध तथा उसे विनियमित करती है। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक क्रम के अंतर संबंधों को देखने का दूसरा तरीका है यह सोचना कि समाज परिवर्तन को रोकना हतोत्साहित अथवा नियंत्रित क्यों करना चाहता है। अपने आप को एक शक्तिशाली तथा प्रासंगिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक समाज को अपने आप को समय के साथ पुनरुत्पादित करना तथा उसके स्थायित्व को बनाए रखना पड़ता है। स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि चीज़ें कमोवेश वैसी ही बनी रहे जैसी वे हैं, अर्थात व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएं एक ही प्रकार के परिणाम दें और साधारणतः व्यक्ति तथा संस्थाएं पूर्वानुमानित रूप से आचरण करें। क्रियाकलाप 4 हम एक समान स्थिति को उबाऊ तथा परिवर्तन को प्रसन्नदायक मानते हैं। वैसे ही यह सही भी है कि परिवर्तन दिलचस्प होता है तथा परिवर्तन में कमी वाकई बेकार होती है, परंतु सोचिए कि जीवन कैसा होगा अगर आपको मजबूरन हमेशा बदलना पड़े। क्या होगा यदि आपको भोजन में वही खाना हमेशा ना मिले, प्रत्येक दिन कुछ अलग एक ही चीज़ दोबारा ना मिले, चाहे आप पसंद करते हो या नहीं। कल्पना करें इस डरावनी सोच का क्या हो जब आप स्कूल में वापस आए तो घर में अलग अलग लोग हों, अलग माता पिता, अलग भाई बहन। क्या हो यदि आप अपना पसंदीदा खेल फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी इत्यादि और हर बार नियम अलग हो। आप अपने जीवन के कुछ पक्षों के बारे में सोचिए जहां आप चीज़ों को जल्दी बदलना नहीं चाहेंगे। क्या ये आपके जीवन के वे क्षेत्र हैं जहां आप चीज़ों में जल्दी परिवर्तन चाहेंगे? कारण सोचने की कोशिश कीजिए कि क्यों आप कुछ विशेष स्थितियों में परिवर्तन चाहेंगे या नहीं। समाज परिवर्तन के प्रति विरोधी भाव क्यों रखता है? उपरोक्त तर्क इसका अमूर्त तथा सामान्य कारण है, परंतु इसके ठोस तथा विशिष्ट कारण है कि समाज क्यों परिवर्तन का विरोध करता है। याद कीजिए आपने सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण के बारे में प्रथम अध्याय में क्या पढ़ा था। अधिकतर समय अधिकतर समाज असंगत रूप में संस्तरित होते हैं, अर्थात आर्थिक संसाधनों, सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में विभिन्न वर्गों की स्थिति भिन्न है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिनकी स्थिति अनुकूल है वे यथास्थिति चाहेंगे तथा जो विपरीत परिस्थितियों में हैं वे परिवर्तन चाहेंगे। अतः समाज के शासक अथवा प्रभावशाली वर्ग अधिकांशतः सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि स्थायित्व में उनका अपना हित होता है। वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ अथवा शोषित वर्गों का हित
परिवर्तन में होता है। सामान्य स्थितियाँ अधिकांशतः अमीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती है तथा वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती है। यह समाज के स्थिर होने का दूसरा विस्तृत कारण है। सामान्यतः यह माना जाना कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से प्रतिबंधित नहीं है। इसका अर्थ सकारात्मक अधिक है। यह सामाजिक संबंधों के विशिष्ट पद्धति तथा मूल्यों एवं मानदंडों के सक्रिय अनुरक्षण तथा उत्पादन को निर्देशित करता है। विस्तृत रूप में सामाजिक व्यवस्था इन दो में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ व्यक्ति नियमों तथा मानदंडों को स्वतः मानते हो अथवा जहाँ व्यक्तियों को मानदंडों को मानने के लिए बाध्य किया जाता हो। प्रत्येक समाज इन दोनों तरीकों का मिश्रित प्रयोग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है। सामाजिक व्यवस्था के सहज सक्रियण का स्रोत मूल्यों तथा मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। यह सामाजिकरण की प्रक्रिया में अपनाया जाता है। समाजीकरण पर परिचर्चा समाजशास्त्र की प्रस्तावना में देखें। समाजीकरण विभिन्न परिस्थितियों में अधिक या न्यूनतम कुशल हो सकता है, परंतु वह कितना भी कुशल क्यों न हो, यह व्यक्ति की दृढ़ता को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में समाजीकरण मनुष्य को रोबोट नहीं बना सकता। यह हर समय प्रत्येक मानदंड के लिए पूर्ण तथा स्थायी सहमति तैयार नहीं कर सकता। इसका अनुभव आपने भी अपने जीवन में किया होगा। नियम तथा विश्वास जो एक समय में प्राकृतिक तथा सही लगते हैं, दूसरे समय में उतने सही नहीं लगते। हम अपनी बीती धारणाओं पर प्रश्न करते हैं तथा हम किसे सही अथवा गलत मानते हैं, इस पर अपनी सोच बदल देते हैं। कई बार हम अपने विश्वासों को वापस मान लेते हैं जिन्हें हमने पहले माना तथा फिर छोड़ दिया। कालांतर में भिन्न परिस्थितियों में जीवन की किसी आगामी अवस्था में हम उन्हें पुनः नए रूप में पाते हैं। अतः समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करता है, परंतु यह प्रयास भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। अतः अधिकतर आधुनिक समाज कुछ रूपों में संस्थागत तथा सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए शक्ति अथवा दबाव पर निर्भर करते हैं। यह आवश्यक है। सत्ता की परिभाषा अधिकांश इस रूप में दी जाती है कि सत्ता स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। जब सत्ता का संबंध स्थायित्व तथा स्थिरता से होता है तथा इससे जुड़े पक्ष अपने सापेक्षिक स्थान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न होती है। यदि सामाजिक तथ्य व्यक्ति, संस्था अथवा वर्ग नियम पूर्वक अथवा आदतन सत्ता की स्थिति में होते हैं तो इसे प्रभावशाली माना जाता है। साधारण समाज में प्रभावशाली संस्थाएं समूह तथा व्यक्ति समाज में निर्णायक प्रभाव रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु यह विपरीत तथा विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। हालांकि इसका मतलब हो सकता है कि व्यक्ति को कुछ कार्य जबरन करना पड़ता है। आम स्थितियों में इसका प्रभाव काफ़ी सुगम होता है, अर्थात बिना किसी घर्षण अथवा परेशानी के दिखाई देता है। बाह्य सहयोग की संकल्पना अध्याय 1 में देखिए। उदाहरणतः महिलाएं अपने जन्म के परिवार में संपत्ति के अधिकार का दावा क्यों नहीं करती? वे पितृसत्तात्मक मानदंड से सहमति क्यों रखती है? प्रभाव सत्ता कानून। यह कैसे हो सकता है कि प्रभाव अप्रतिरोधक हो, जबकि यह सीधे तौर पर असंतुलित संबंधों पर आधारित है, जहां कीमतें तथा सुविधाएं अनियमित रूप से बांटे हुए हैं? उत्तर का आंशिक भाग हमें पूर्व अध्याय की परिचर्चा में से प्राप्त हो चुका है। प्रभावशाली वर्ग असंतुलित संबंधों में अपनी शक्ति के बल पर सहयोग प्राप्त करते हैं, परंतु यह शक्ति काम क्यों करती है? क्या यह कार्य केवल शक्ति के भय से करता है? यह हम समाजशास्त्र की मुख्य संकल्पना वैधता पर आते हैं। सामाजिक संदर्भ में वैधता इंगित करती है स्वीकृति की स्थिति जो शक्ति संतुलन में अंतर्निहित है। ऐसी चीज़ें जो वैध है वह उचित, सही तथा ठीक मानी जाती है। बृहद स्तर पर यह सामाजिक संविदा का अविस्वीकृत भाग है जो सामयिक
रूप से प्रचलित है। संक्षेप में, वैधता अधिकार, संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। हमने पहले भी देखा है कि शक्ति समाज में किस प्रकार से परिभाषित होती है। शक्ति अपने आप में एक सच्चाई है, यह कानूनी हो सकता है अथवा नहीं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है, अर्थात शक्ति न्याय संगत तथा ठीक समझी जाती है। उदाहरण के लिए, एक पुलिस ऑफिसर, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक जब अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं, ये शक्ति उन्हें विशेषकर उनके सरकारी कार्यों का रूपरेखा को देखते हुए प्रदान की गई है। लिखित कागजातों द्वारा सत्ता क्या कर सकती है तथा क्या नहीं का बोध होता है। सत्ता का अर्थ है कि समाज के अन्य सदस्य जो इसके नियमों तथा नियमावलियों को मानने को तैयार है, इस सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने को बाध्य हो। मसलन, एक जज का कार्य क्षेत्र कोर्ट रूम होता है और जब नागरिक कोर्ट में होते हैं तो उन्हें जज की आज्ञा का पालन करना पड़ता है अथवा उनकी शक्ति से वे असहमति जता सकते हैं। कोर्ट रूम के बाहर जज किसी भी अन्य नागरिक की तरह हो सकता है, अतः सड़क पर उसे पुलिस की कानूनी सत्ता को मानना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पर पुलिस सभी नागरिकों की क्रियाओं की निगरानी करती है, केवल अपने बड़े ऑफिसर को छोड़कर। परंतु नागरिकों का निजी जीवन उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा से तब तक बाहर रहता है जब तक वे संदिग्ध अथवा गैर कानूनी कार्य न करें। अलग तरीके से अलग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की शक्ति निहित है वह कम शक्ति के साथ परिभाषित की गई है। शिक्षक की सत्ता अपने छात्रों पर कक्षा के अंदर होती है, उसकी सत्ता का क्षेत्र उसके छात्रों के घर तक विस्तृत नहीं है, जहाँ माता पिता अथवा अभिभावकों के कर्तव्य तथा शक्ति बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है। कुछ अन्य प्रकार की सत्ता होती है जिनको शक्ति से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु सहयोग तथा सहमति बनाने में वे बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण धार्मिक नेता की शक्ति है। यद्यपि कुछ संस्थागत धर्मों ने आंशिक रूप में इस सत्ता को औपचारिक बनाया है, परंतु एक धार्मिक वर्ग के नेता अथवा छोटी संस्थाओं के अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग औपचारिक हुए बिना भी अत्यंत ताकतवर होते हैं। ठीक इसी प्रकार शिक्षाविद, कलाकार, लेखक तथा अन्य बुद्धिजीवी अपने अपने क्षेत्रों में बिना औपचारिक हुए काफ़ी शक्तिशाली है। यह आपराधिक गिरोह की मुखिया के लिए भी सही है कि इसके पास बिना किसी औपचारिक मानदंडों के पूर्ण सत्ता होती है। सुस्पष्ट संहिता तथा अनौपचारिक सत्ता में अंतर कानून के बोध में प्रासंगिक है। कानून सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड अथवा नियम होते हैं। यह ज़्यादातर लिखे जाते हैं तथा नियम किस प्रकार बनाए अथवा बदले जाने चाहिए अथवा कोई उनको तोड़ता है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में कानून विधायिका द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनका निर्माण चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। राष्ट्र का कानून वहाँ की जनता के नाम पर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये कानून नियमों को बनाते हैं जिनके द्वारा समाज पर शासन किया जाता है। कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में मैं कानून विशेष से सहमत हूँ या नहीं। यह नागरिकों के रूप में मुझे जोड़ने वाली ताकत है तथा अन्य सभी नागरिकों को उनकी मान्यताओं से हटकर अतः प्रभाव शक्ति के तहत कार्य करता है। परंतु इनमें से अधिकांश शक्ति वास्तव में कानूनी शक्ति अथवा सत्ता होती है, जिसका एक बेहतर भाग कानून तथा संहिताबद्ध होता है। कानूनी संरचना तथा संस्थागत मदद के कारण सहमति तथा सहयोग नियमित रूप से तथा भरोसे के आधार पर लिया जाता है। यह शक्ति के प्रभाव क्षेत्र अथवा प्रभावितों को समाप्त नहीं करता। यह उल्लेखनीय है कि कई प्रकार की शक्तियाँ हैं जो समाज में प्रभावी है और हालांकि वे गैर कानूनी हैं और यदि कानूनी है तब कानूनी रूप से संहिताबद्ध नहीं है। यह कानूनी सत्ता अन्य प्रकार की शक्तियाँ हैं जो सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति तथा उसकी गतिशीलता को निर्धारित करती है। विवाद, संघर्ष, अपराध तथा हिंसा। प्रभाव शक्ति कानूनी सत्ता तथा कानून के अस्तित्व का यह अर्थ नहीं है कि हमेशा उनका पालन हो या उन्हें माना जाए। आपने पहले ही समाज में संघर्ष तथा प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा है। ठीक इसी प्रकार
समाज में विवाद के सामान्य प्रकार को जानने की आवश्यकता है। आपने पहले ही समाज में संघर्ष तथा प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। ठीक इसी प्रकार समाज में विवाद के सामान्य प्रकार को जानने की आवश्यकता है। विवाद विस्तृत रूप में असहमति के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रतियोगिता तथा संघर्ष इससे अधिक विशिष्ट है तथा असहमति के अन्य प्रकारों को छोड़ देते हैं जिनका इस प्रकार की परिभाषा में वर्णन किया जा सके। इसका एक उदाहरण है युवाओं में पाई जाने वाली दोहरी संस्कृति अथवा युवा असंतोष। यह प्रचलित सामाजिक मानदंडों का विरोध अथवा अस्वीकृति है। इन विरोधों की विषय वस्तु बाल अथवा वस्त्रों के फैशन से लेकर भाषा अथवा जीवन शैली कुछ भी हो सकता है। अत्यधिक मानक अथवा परंपरागत प्रतिद्वंद्विता का रूप चुनाव होता है जो राजनीतिक प्रतियोगिता का एक रूप है। विवाद कानून अथवा कानूनी सत्ता से असहमति अथवा विद्रोह भी होता है। खुले तथा लोकतांत्रिक समाज इस प्रकार की असहमति को भिन्न स्तरों तक छूट देते हैं। इस प्रकार की असहमति के लिए स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की सीमाएं परिभाषित की गई है। इन सीमाओं का उल्लंघन किसी न किसी रूप में समाज की प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं, विशेषकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों की। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीयों की तरह एक रहने पर भी हमें एक दूसरे को एक दूसरे से असहमत होने से नहीं रोक सकते। विभिन्न राजनीतिक दलों की भिन्न कार्यसूचियाँ होती हैं, यद्यपि वे एक ही संविधान का आदर करते हैं। एक जैसे ट्रैफिक नियमों का ज्ञान सड़क पर जोरदार बहस को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि समाज में कितने अंतर अथवा असहमति को सहन किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक तथा ऐतिहासिक स्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु यह समाज में एक महत्वपूर्ण सीमा अंकित करता है। कानूनी तथा गैर कानूनी, वैध तथा अवैध, माननीय तथा अमाननीय सीमाएं। यद्यपि सामान्य रूप से उनमें एक शक्तिशाली नैतिक आरोप होता है। माना जाता है कि अपराध की व्युत्पत्ति कानून से होती है। अपराध एक ऐसा कर्म है जो विद्यमान कानून को तोड़ता है, न ज़्यादा न कम। किसी भी क्रिया की नैतिकता केवल इस बात से ही निर्धारित नहीं होती कि इसने विद्यमान कानून को तोड़ा है। यदि विद्यमान कानून न्यायपूर्ण नहीं है, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति इसे तोड़ने में ऊंचे नैतिक कारणों का दावा करता है। ऐसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता कर रहे थे। ऐसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता कर रहे थे। जब गांधी जी ने दांडी में ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा तो वे एक अपराध कर रहे थे तथा उन्हें इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उन्होंने इस अपराध को जानबूझकर तथा गर्व के साथ किया तथा भारतीय भी इस पर तथा जिन मूल्यों का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस पर गर्व करते थे। वास्तव में केवल एक यही अपराध नहीं था जो किया जा रहा था। यहाँ कई दूसरे प्रकार के अपराध थे जो नैतिकता का दावा नहीं कर सकते। मुख्य बिंदु यह है कि अपराध कानून को तोड़ना है, कानून द्वारा परिभाषित वैध सीमाओं के बाहर जाना है। हिंसा का प्रश्न अपने विस्तृत स्तर पर राज्य की बुनियादी परिभाषा से जुड़ता है। आधुनिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में वैध हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार समझता है। दूसरे शब्दों में, राज्य सत्तावादी कार्यकारियों द्वारा कानूनी तौर पर हिंसा का प्रयोग कर सकता है। परिभाषा के तौर पर अन्य सभी उदाहरण हिंसा के लिए गैर कानूनी है। कुछ अपवादों जैसे असाधारण स्थितियों में अपने आप को बचाने की स्थिति, अतः तकनीकी तौर पर हिंसा की प्रत्येक क्रिया को राज्य के खिलाफ देखा जा सकता है। यदि मैं किसी व्यक्ति पर हमला
अथवा उसे जान से मार दो तो राज्य मुझे हिंसा के वैध प्रयोग के एकाधिकार का हनन करने पर अभियोजित करेगा। यह साफ है कि हिंसा सामाजिक व्यवस्था की शत्रु है तथा विरोध का उग्र रूप है, जो मात्र कानून का ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है। यह राज्य की सत्ता को चुनौती भी है। इस अर्थ में वैध शासन की असफलता, सहमति तथा खुले तौर पर संघर्षों का होना है। गांव, कस्बों और नगरों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। अधिकांश समाजों का वर्गीकरण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसीलिए जीवन की दशाएं तथा सामाजिक संगठन के रूप इन क्षेत्रों में एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो इन क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सब मानते हैं कि एक गांव, कस्बा अथवा नगर का अर्थ क्या है, परंतु क्या हम ठीक तरह से इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं? ग्रामीण अध्ययन के अंतर्गत M.N. श्रीनिवास पर हुई चर्चा पर देखें। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गांव का उद्भव सामाजिक संरचना में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में हुआ, जहां खानाबदोशी जीवन की पद्धति को शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी का संक्रमण स्थायी जीवन में। स्थानीय कृषि अथवा कृषि का वह रूप जहाँ जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमना पड़ता, के साथ सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को जन्म दिया, जो उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। अतः स्थायी कृषि का अर्थ हुआ संपत्ति का जमाव संभव था, जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई। अत्यधिक उच्च श्रम विभाजन ने व्यावसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया। इन सब परिवर्तनों ने मिलकर गांव के उद्भव को एक आकार दिया, जहां लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। आर्थिक तथा प्रशासनिक शब्दों में ग्रामीण तथा नगरीय बसावट के दो प्रमुख आधार हैं: जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। बाह्य आकृति के विपरीत आकार हमेशा निर्णायक नहीं होते। बड़े गांव तथा छोटे शहरों को मात्र उनकी जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से अलग करना कठिन होता है। अतः शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या जैसे वर्ग किलोमीटर तुलना में गांव, यद्यपि लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं, परंतु गांवों का विस्तार तुलनात्मक रूप में अधिक बड़े क्षेत्र में होता है। शहरों तथा नगरों से गांव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद की होती है, जो इनके आय का प्रमुख स्रोत होता है। मुख्यतः कस्बे तथा नगर में अंतर प्रशासनिक परिभाषा का विषय है। एक कस्बा तथा नगर मुख्यतः एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं, जहां अंतर उनके आकार के आधार पर होता है। एक शहरी संकुल शब्द जो जनगणना तथा कार्यालयी रिपोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ऐसे नगर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसके चारों ओर उपनगरीय क्षेत्र तथा उपाश्रित व्यवस्थापन होते हैं। महानगरीय क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक नगर आते हैं अथवा एक क्रमवार शहरी व्यवस्थापन जो एक अकेले शहर के कई गुना के बराबर होते हैं।
जिस दिशा में आधुनिक समाज का विकास हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया अधिकतर देशों में देखी जा रही है। यह ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमशः नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में रहता है। अधिकांश विकसित देश ज़्यादातर नगरीय हैं। विकासशील देशों में भी नगरीकरण के प्रति रुझान देखा जा रहा है। यह तीव्र अथवा मध्यम हो सकता है। अगर कोई विशेष कारण न हो तो इसे अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अधिकांश संदर्भों में यह प्रक्रिया घटित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार मानव इतिहास में पहली बार संसार की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। भारतीय समाज में भी नगरीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 1901 में 11% से थोड़ा कम तथा 1951 में 17% से थोड़ा ज़्यादा था। 2001 की जनगणना के अनुसार अब 28% के करीब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 35% ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। चूँकि गांव की वस्तुनिष्ठ स्थिति भिन्न होती है, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति में भी भिन्नता होगी। गाँव का आकार छोटा होता है, अतः ये अधिकांशतः व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं। गाँव के लोगों द्वारा तकरीबन गाँव के ही दूसरे लोगों को देखकर पहचान लेना असमान नहीं है। अधिकांश गाँव की सामाजिक संरचना परंपरागत तरीके से चालित होती है, इसलिए संस्थाएं जैसे जाति, धर्म तथा सांस्कृतिक एवं परंपरागत सामाजिक प्रथाओं के दूसरे स्वरूप यहाँ अधिक प्रभावशाली हैं। इन कारणों से जब तक कोई विशिष्ट परिस्थितियाँ न हो, गाँव में परिवर्तन नगरों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। इसके लिए अलग से भी कई कारण जिम्मेदार हैं। विभिन्न परिस्थितियाँ यह सुनिश्चित करती है कि समाज के अधीनस्थ समूहों के पास ग्रामीण इलाके में अपने नगरीय भाइयों की तुलना में अभिव्यक्ति के दायरे बहुत कम होते हैं। गांव में व्यक्ति एक दूसरे से सीधा संबंध होता है, इसलिए व्यक्ति विशेष का समुदाय के साथ असहमत होना कठिन होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रभावशाली वर्गों की शक्ति सापेक्षिक रूप से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वे रोजगार के साधनों तथा अधिकांशतः अन्य संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। अतः गरीबों को प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रोजगार के अन्य साधन अथवा सहारा नहीं होता। कम जनसंख्या के कारण अधिक व्यक्तियों को संगठित करना कठिन कार्य होता है। विशेषकर इस प्रकार की कोशिशों को बलशाली वर्ग से छिपाया नहीं जा सकता तथा जल्द ही उसे दबा दिया जाता है। अतः संक्षेप में, यदि गाँव में पहले से ही मजबूत शक्ति संरचना होती है तो उसे उखाड़ फेंकना कठिन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना के संदर्भ में होने वाला परिवर्तन और भी धीमा होता है, क्योंकि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अधिक मजबूत और स्थिर होती है। किसी क्षेत्र में परिवर्तन आने में भी समय लगता है, क्योंकि गांव बिखरे होते हैं तथा पूरी दुनिया से एकीकृत नहीं होते जैसे नगर तथा कस्बे होते हैं। यह सही है। संचार के नए साधन, विशेषकर टेलीफोन तथा टेलीविज़न से काफ़ी परिवर्तन आया है। अतः अब सांस्कृतिक पिछड़ापन गाँव तथा नगरों के बीच काफ़ी कम या न के बराबर हो गया है। अन्य संचार के साधनों, सड़कें, रेल में भी समय के साथ सुधार आया है। इसके कारण मात्र कुछ एक गांव एकांत तथा पिछड़ा होने का दावा कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो बिना सोचे समझे भूतकाल में गाँव के साथ जुड़े थे। इसने समाज को और भी गतिशील किया है।
निसंदेह कृषि से संबंधित परिवर्तन अथवा कृषकों के सामाजिक संबंधों का ग्रामीण समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः भू-स्वामित्व की संरचना में आए परिवर्तनों पर भूमि सुधार जैसे कदमों का सीधा प्रभाव पड़ा। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के पहले चरण में दूरवासी जमींदारों से स्वामित्व के हक लेकर उन समूहों को दे दिए गए जो वास्तव में भूमि की देखभाल तथा खेती कर रहे थे। इनमें से अधिकांश समूह मध्यवर्ती जातियों से संबंधित थे और यद्यपि वे स्वयं ज़्यादातर कृषक नहीं थे, उन पर उन्होंने भूमि पर आधिपत्य जमा लिया। उनकी संख्या के अनुरूप इस तथ्य ने उनके सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उनके वोट आवश्यक थे। M.N. श्रीनिवास ने इन वर्गों को प्रभावी जातियों के नाम से पुकारा है। कई क्षेत्रीय संदर्भों में प्रभावी जातियां आर्थिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली हो गई थीं तथा गांवों में उनका वर्चस्व होने के कारण उन्होंने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। आज के संदर्भ में ये प्रभावी जातियां स्वयं अपने से निम्न जातियों, निम्नतर तथा अत्यधिक पिछड़ी जातियों द्वारा दृढ़तापूर्वक किए गए विद्रोहों से स्वयं भी जूझ रही है। इसी कारण कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में प्रमुख सामाजिक आंदोलनों की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसी प्रकार कृषि की तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन ने भी ग्रामीण समाज पर व्यापक तथा तात्कालिक प्रभाव डाला है। नई मशीनरी के प्रयोग से श्रम में बचत होती है तथा फसलों की नवीन पद्धति इत्यादि के कारण मजदूर की मांग में परिवर्तन अपेक्षित होगा तथा इसके कारण विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे जमींदार तथा मजदूरों के बीच मोल भाव की सापेक्षिक ताकतों में परिवर्तन आएगा। यदि वे प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों की मांग को प्रभावित न भी करते हो, तकनीकी तथा आर्थिक परिवर्तन विभिन्न समूहों की आर्थिक शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं और इस प्रकार परिवर्तनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। कृषि की कीमतों में आकस्मिक उतार चढ़ाव, सूखा अथवा बाढ़ ग्रामीण समाज में विप्लव मचा देते हैं। भारत में किसानों द्वारा हाल ही में की गई आत्महत्या की संख्या में वृद्धि इसके उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर विकास कार्यक्रम जो निर्धन ग्रामीणों को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं, उनका भी काफ़ी असर पड़ता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। क्रियाकलाप 5। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? यह एक प्रमुख विकास योजना क्यों मानी जाती है? इसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अगर यह सफल हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। यह सर्वविदित है कि नगर अपने आप में बेहद प्राचीन है। ये प्राचीन समाज में भी थे। नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। आधुनिक काल से पहले व्यापार, धर्म तथा युद्ध कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जो नगरों की महत्ता तथा स्थिति तय करते थे। ऐसे नगर जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पत्तन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे, प्राकृतिक रूप से लाभ की स्थिति में थे। इसी प्रकार वह नगर जो सामरिक दृष्टि से बेहतरीन रूप में स्थित थे, आखिर में धार्मिक स्थल अधिक संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे और इस प्रकार नगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। भारत में भी प्राचीन नगरों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा मध्यकालीन व्यावसायिक नगर तेजपुर अथवा कोझिकोड पहले कालीकट नाम से जाना जाता था, जो उत्तरी केरल में अरब महासागर पर स्थित है। हमारे पास मंदिर, नगरों तथा धर्म स्थानों के कई उदाहरण हैं, जैसे राजस्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बनारस तथा काशी के नाम से भी जाना जाता है तथा तमिलनाडु में मदुरई। जैसा कि समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है,
नगरीय जीवन तथा आधुनिक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वास्तव में प्रत्येक को दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति माना जाता है। हालांकि यहाँ बहुत अधिक तथा सघन जनसंख्या निवास करती है तथा चूँकि इतिहास में जन राजनीति के स्थल के रूप में जाने जाते हैं, नगर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। अज्ञानता तथा सुविधाओं का सम्मिश्रण तथा साथ ही एक ऐसी संस्था जिसे बड़ी संख्या में लोग अपना सके, नगर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। गांव जहां व्यक्तिवादिता को हतोत्साहित करता है तथा अधिक दे नहीं सकता, नगर व्यक्ति का पोषण करता है। यद्यपि अधिकांश कलाकारों, लेखकों तथा मनीषियों ने जब नगर को व्यक्ति का स्वर्ग कहा तो वे गलत नहीं थे, लेकिन यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता तथा अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त है। उपयुक्त तरीके से केवल सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक ही विलासी, पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति जो नगरों में रहते हैं, बाध्यताओं में ही सीमित रहते हैं तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। ये परिचित सामाजिक तथा आर्थिक बाध्यताएं विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता द्वारा लगाई जाती है। जैसा कि आप पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं, नगर भी समूह पहचान के विकास को प्रतिपालित करते हैं, जो विभिन्न कारकों जैसे प्रजाति, धर्म, निर्जातीय, जाति, प्रदेश तथा समूह प्रत्येक कस्बे के शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है तथा उन्हें अस्तित्व, प्रतिरोध तथा दृढ़ता की रणनीति का अभिन्न अंग बनाता है। नगरों तथा कस्बों के अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दे तथा समस्याओं का संबंध स्थान के प्रश्न से जुड़ा है। जनसंख्या का उच्च घनत्व स्थान के अधिमूल्य पर अधिक जोर देता है तथा रहने के स्थान की बहुत जटिल समस्या उत्पन्न करता है। नगरीय सामाजिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य है कि नगर के स्थानिक जीवन क्षमता को आश्वस्त करे। इसका अर्थ है कि संगठन तथा प्रबंधन कुछ चीज़ों को जैसे निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन उपलब्ध करा सके ताकि कर्मचारियों की बड़ी संख्या को कार्यस्थल में लाया तथा ले जाया जा सके। आवासीय, सरकारी तथा औद्योगिक भूमि उपयोग क्षेत्र के सह-अस्तित्व की व्यवस्था तथा अंत में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, जन सुरक्षा तथा कस्बे के शासन पर नियंत्रण की आवश्यकता। इनमें से प्रत्येक कार्य अपने आप में एक बृहद उपक्रम है तथा योजना क्रियान्वित और रखरखाव को दुर्जय चुनौती देता है। इसे और जटिल बनाते हैं वे कार्य जो समूह निर्जातीय, धर्म, जाति इत्यादि के विभाजन तथा तनाव से न केवल जुड़े बल्कि सक्रिय भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्बे में आवास का प्रश्न अपने साथ कई अन्य समस्याएं भी लाता है। गरीबों के लिए आवास की समस्या, बेघर तथा सड़कों पर चलने वाले लोग इस प्रक्रिया को जन्म देते हैं जो सड़कों, फुटपाथों, पुलों तथा फ्लाईओवर के नीचे खाली बिल्डिंग तथा अन्य खाली स्थानों पर रहते तथा जीवन यापन करते हैं। यह इन बस्तियों के जन्म का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। यद्यपि कार्यालयीय परिभाषा भिन्न हो सकती है, एक बस्ती में भीड़-भाड़ तथा घिच-पिच वाला रिहायशी इलाका होता है, जहाँ जन सुविधाओं, सफाई, पानी, बिजली इत्यादि का अभाव तथा घरों के निर्माण में प्लास्टिक की चादर तथा कार्डबोर्ड से लेकर बहुमंजिली ढांचे में प्रयुक्त कंक्रीट का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ स्थायी संपत्ति का अधिकार दूसरे स्थानों की तरह नहीं होता, अतः बस्तियाँ दाताओं की जन्मभूमि होती है जो उन लोगों पर अपना बलात् अधिकार दिखाते हैं जो वहाँ रहते हैं। बस्ती क्षेत्र पर अधिकार प्राकृतिक रूप से दूसरे तरीकों के
गैर कानूनी धंधों, अपराधों तथा भूमि संबंधित गैंग के अड्डे बन जाते हैं। नगरों में मनुष्य कहाँ और कैसे रहेंगे, यह प्रश्न सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होता है। पूरे विश्व में नगरीय आवासीय क्षेत्र प्रायः समूह तथा अधिकतर प्रजाति निर्जातीयता, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजित होते हैं। इन पहचानों के बीच तनाव के प्रमुख परिणाम पृथक्कीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी उजागर होता है। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव विशेषकर हिंदुओं तथा मुसलमानों में देखा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय में बदल गए। सांप्रदायिक दंगों को ये एक विशिष्ट देशिक रूप दे देते हैं, जो बस्तीकरण की नवीन प्रक्रिया घेटोआइजेशन को और बढ़ाते हैं। भारत के कई शहरों में ऐसा हुआ है। हाल ही में 2002 के दंगों के दौरान गुजरात में देखा गया। पूरे विश्व में व्याप्त गेटेड समुदाय जैसे वृत्ति भारतीय शहरों में भी देखी जा सकती है। इसका अर्थ है कि एक समृद्ध प्रतिवेशी का निर्माण, जो अपने परिवेश में दीवारों तथा प्रवेश द्वारों के अलग होता है, जहाँ प्रवेश तथा निकाय नियंत्रित होता है। अधिकांश ऐसे समुदायों की अपनी समानांतर नागरिक सुविधाएं जैसे पानी और बिजली सप्लाई, पुलिस तथा सुरक्षा भी होती है। क्रियाकलाप 6। क्या आपने अपने कस्बे अथवा नगर में इस प्रकार के गेटेड समुदाय को देखा या सुना है, अथवा कभी उनके घर गए हैं? बड़ों से इस समुदाय के बारे में पता कीजिए। चार दीवारें तथा गेट कब बने? क्या इसका विरोध किया गया? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? ऐसे स्थानों पर रहने के लिए लोगों के पास कौन से कारण हैं? आपकी समझ से शहरी समाज तथा प्रतिवेशी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अंततः आवासीय प्रतिमान नगरीय अर्थव्यवस्था से निर्णायक रूप से जुड़े हैं। नगरीय परिवहन व्यवस्था प्रत्यक्ष तथा गंभीर रूप से आवासीय क्षेत्रों के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई है। अगर ये दूर दराज स्थित होते हैं, जैसा कि अक्सर होता है, ऐसी स्थिति में बृहद जन परिवहन प्रणाली के निर्माण तथा उसके रखरखाव की आवश्यकता है। सफ़र करना जीवन की एक शैली हो जाती है तथा विच्छेदन का हमेशा के लिए जरिया बन जाता है। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों की जीवन की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। सड़क परिवहन पर भरोसा सरकार के बजाय निजी साधनों जैसे बस की अपेक्षा कार के प्रयोग से ट्रैफिक के जमाव तथा वाहन प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। उपरोक्त चर्चा से यह होगा कि रहने के स्थान के आवंटन जैसा सरल मुद्दा वास्तव में बेहद जटिल तथा नगरीय समाज के बहुआयामी पक्ष को दर्शाता है। प्रतिदिन लंबी दूरी का सफ़र तय करने वाले लोग एक प्रभावशाली राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र बन जाते हैं तथा कई बार वृहद उप संस्कृति को बढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ, मुंबई की उपनगरीय ट्रेन, जो लोकल के नाम से लोकप्रिय है, में सफ़र करने वालों के बीच संबंध अनौपचारिक रूप ले लेते हैं। ट्रेन के सामूहिक क्रियाकलापों में भजन गाना, त्योहार मनाना, सब्जी काटना तथा ताश तथा बोर्ड खेलना टूर्नामेंट में शामिल है अथवा सामान्यतः सामाजिकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन के रूप तथा तत्व को स्थान के केंद्रीय प्रश्न के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष व प्रचलित तत्व किसी विशेष प्रतिवेशी तथा स्थान द्वारा उच्चता तथा निम्नता का अनुभव है। परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष व प्रचलित तत्व किसी विशेष प्रतिवेशी तथा स्थान द्वारा उच्चता तथा निम्नता का अनुभव है। पूरे विश्व में नगरीय केंद्र तथा मूल नगर का केंद्रीय क्षेत्र के जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। नगर के शक्ति केंद्र 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बने रहने के पश्चात नगरीय क्षेत्र का पतन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हुआ। यह उपनगर के विकास का समय भी था, क्योंकि कई विभिन्न कारणों से संपन्न वर्ग ने नगरों के अंदरूनी भाग से पलायन किया था।
आज पश्चिम के अधिकांश देशों में नगरीय केंद्रों का पुनरुत्थान हो रहा है तथा यह सामुदायिक जीवन को पुनः प्रारंभ करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे संबंधित घटना भद्रीकरण से है, जो प्रतिवेश के पूर्ववत निम्न वर्ग का मध्यम अथवा उच्च वर्ग के परिवर्तित स्वरूप को इंगित करता है। जैसे जैसे भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई, यह उद्यमियों के लिए अधिक लाभदायक साबित हुई तथा उन्होंने इस परिवर्तन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। किसी बिंदु पर प्रचार संतुष्टि कर देने वाला होता है, क्योंकि जैसे किराए की दर बढ़ती है तथा उपबस्ती ने एक न्यूनतम निर्णायक व्यापार तथा निवासी का रूप अपना लिया, परंतु कभी कभी यह कोशिश भी बेकार भी जाती है, जिससे प्रतिवेश का स्तर गिर जाता है तथा वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। क्या आपने अपने पड़ोस में भद्रीकरण देखा है? क्या आप इस तरह की घटना से परिचित हैं? पहले उपबस्ती कैसी थी जब यह घटित हुआ? पता कीजिए किस रूप में परिवर्तन आया है, विभिन्न सामाजिक समूहों को इसने कैसे प्रभावित किया है, किसे फ़ायदा तथा किसे नुकसान हुआ है, इस प्रकार के परिवर्तन का निर्णय कौन लेता है, क्या इस पर मतदान होता है अथवा किसी प्रकार की परिचर्चा होती है। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन नगरों में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। समर्थ, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाते हैं तथा नगर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ ही साथ उसके सामाजिक रूप को भी आकार प्रदान करते हैं। कई विद्वानों ने जन परिवहन पर आधारित नगर जैसे लंदन तथा न्यूयॉर्क तथा वे नगर जो निजी परिवहन पर मुख्यतः निर्भर करते हैं जैसे लॉस एंजलिस के अंतर पर काफ़ी कुछ लिखा है। यह देखा जाना बाकी है। उदाहरण के लिए दिल्ली के नई मेट्रो रेल इस शहर के सामाजिक जीवन में कितना परिवर्तन ला रही है, परंतु मुख्य मुद्दा जो नगरों के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है वह है तीव्र गति से नगरीकरण की ओर अग्रसर। उदाहरण के लिए दिल्ली की नई मेट्रो रेल इस शहर के सामाजिक जीवन में कितना परिवर्तन ला रही है, परंतु मुख्य मुद्दा जो नगरों के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है वह तीव्र गति से नगरीकरण की ओर अग्रसित भारत जैसे देश। यहाँ जो ध्यान देने की बात होगी वह यह कि नगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि के आगे किस तरह से टिक सकेंगे, विशेष तौर पर जब प्रवासियों द्वारा यहाँ की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि सघन हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।